ऑल राइट गाइस, सो VS कोड, डिस्कॉर्ड, नेटफ्लिक्स, ब्राउजर, सर्वर्स, ये सब बने हैं ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैसे हुई इतनी ज़्यादा पॉपुलर? जो भी आप टेक स्टैक पॉपुलर सीखते हो ऑफ मर्ज स्टैक, जिसमें कि एक्सप्रेस, नोड, रिएक्ट, ये सब जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम के अंडर आते हैं। ये जो भी आपको टेक क्रिएटर्स हैं, फेमस यूट्यूबर्स हैं, जो भी आपको टेक स्टैक सिखाते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड ही क्यों सिखाते हैं? क्यों इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट? इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, पूरी टाइमलाइन है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और क्यों ओरिजिनेट हुई थी जावास्क्रिप्ट और आज वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो शुरू से शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो जी मैंने बताया आपको कि इतने सारे एप्लीकेशंस, ये कुछ हैं ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हैं। और ये एप्लीकेशंस अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें मोबाइल ऐप्स भी हैं, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करा है, पर मोबाइल ऐप्स भी बनते हैं जावास्क्रिप्ट पे, डेस्कटॉप ऐप्स भी हैं, क्लाउड्स भी हैं, क्लाउड ऐप्स भी हैं, वेबसाइट्स हैं ही, सर्वर्स भी हैं। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बनी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब ये कैसे, पूरी स्टोरी टाइमलाइन क्या है, कैसे इतना ज़्यादा ये सब पॉपुलर हो पाया, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। ऑल राइट, सो 1995 में, सबसे पहले 1995 में ये जो वेब पेज का कॉन्सेप्ट था इंटरेक्टिव बनाने का, ये आया कि वेब पेजेस को हम कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। मींस हम अभी तक क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, हम ज़्यादातर वेबसाइट्स पे जा रहे थे और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे थे, लिंक्स होती थी, वहाँ पे जाते थे, हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे। ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा था। बट हमें क्या चाहिए था, हम चाह रहे थे कि कैसे हम वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बना पाए, उसमें बटन है तो उसमें क्लिक करने में कुछ इवेंट होना चाहिए। वो चीज़ कैसे कर पाए, उसके लिए हमें चाहिए थी एक लैंग्वेज। सो नेटस्केप नाम की एक कंपनी थी, नेटस्केप। इसने क्या किया, ये चाहती थी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये लेके आना चाहती थी, कैसे हम इसको इंटरेक्टिव बना पाए अपने जो वेब पेजेस हैं इनको। तो इनने क्या किया, ब्रेंडन को लेके आई, ये एक आदमी थे या जो भी बोलो आप, जावास्क्रिप्ट के जो ओरिजिनेटर थे, इनको लेके आइए। और 1995 में इनने इसको एज ए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्रिएट किया। किसने किया? ब्रेंडन ने। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, ये इंस्टॉल तो हो गया ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक ब्राउजर था जो इन्हीं की, इसकी कंपनी का था, इनकी कंपनी का था। उसमें ये इंस्टॉल हो गई लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज हर ब्राउजर के अंदर चल सकती थी इंटरेक्टिव बनाने के लिए वेब एप्लीकेशंस को। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जावा स्क्रिप्ट को कन्विंस नहीं करना पड़ा लोगों को, कि लोगों के पास जाके कि इसको इंस्टॉल करो। क्यों कन्विंस नहीं करना पड़ा? क्योंकि सबके पास ऑलरेडी ब्राउजर थे और ब्राउजर के अंदर प्री बिल्ट थी ये। आपको अलग से कुछ करना नहीं था, ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्राउजर। तो अगर आप ब्राउजर, अगर आपके पास है या आप ब्राउजर इंस्टॉल करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट उसके ही अंडर मिलेगी। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, स्मॉल एक एडवांटेज मिला जावास्क्रिप्ट को। पर मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ना डिस्ट्रीब्यूशन ही सब कुछ होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट को मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि वो प्री बिल्ड ब्राउजर्स के अंदर आ रही थी और ब्राउजर सबको चाहिए वेब पेजेस के लिए, वेबसाइट्स देखने के लिए। तो ये ऑलरेडी उनको एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया सबसे पहला। जितने भी 1 बिलियन 2 बिलियन जितने भी लोग थे, सब ऑलरेडी सबके पास जावास्क्रिप्ट शिप हो रही थी एज ए लैंग्वेज। अब हो क्या कर रहा था ना कि जो वेबसाइट थी वो सिर्फ डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं रह गई थी कि आप जाके सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पढ़ो। अब क्या हो रहा था कि उसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी। बटन का रिस्पॉन्स आना, फॉर्म वैलिडेट करना, मेन्यू ओपन करना, बहुत सारी रीलोडिंग, पेज रीलोडिंग, ये सब चीजें, जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये पूरा का पूरा है जावास्क्रिप्ट के आने के बाद। और बहुत सारी फेमस जो एप्लीकेशंस थी लाइक जीमेल, गूगल मैप, गूगल ने बहुत ज़्यादा इसकी साथ दिया। जीमेल, गूगल मैप्स, जितने भी जो वेब इंटरफेसेस बन रहे थे, जो भी कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स बन रहे थे, ये अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर शिप हो रहे थे। इनने भी इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो जावास्क्रिप्ट था वो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा था, एज ए डॉक्यूमेंट व्यूअर टू एन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। इसके पूरा मतलब पूरा का पूरा ब्राउजर इकोसिस्टम ही शिफ्ट हो रहा था और इसके पीछे पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का हाथ था। अगर आप देखो तो जावास्क्रिप्ट ये काम कर पा रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी अभी भी जावास्क्रिप्ट के साथ। सब फास्ट शिप हो रहा था, सब सही चल रहा था, बट एक प्रॉब्लम थी कि ये थी स्लो लैंग्वेज, ये स्लो थी, लैंग्वेज स्लो थी। तो अभी इसकी अडॉप्टेबिलिटी में जो एक प्रॉब्लम थी, जो एक कंसर्न था, वो बस ये था कि अगर आपको प्रोडक्शन लेवल पे जाना है इसके साथ कंप्लीट सॉफ्टवेयर लेके, तो अभी इसमें एक ही कंसर्न था, एक ही ड्रॉबैक था कि ये स्लो थी लैंग्वेज। पर 2008 में एक चीज हुई। 2008 में क्या हुआ? गूगल ने लॉन्च किया अपना क्रोम ब्राउजर। गूगल ने अपना क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया। गूगल ने जो क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया, इसके अंदर इनने जो इंजन जावास्क्रिप्ट का यूज किया वो था V8 इंजन। जो इंजन था जावास्क्रिप्ट का, जो पीछे इनने यूज किया क्रोम के अंदर, वो था V8 इंजन। और V8 इंजन के आने से क्या हुआ ना, जो जावास्क्रिप्ट थी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई।
इसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई V8 इंजन के आने से। अब जो क्रोम के अंदर जो जावास्क्रिप्ट चल रही थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट शिप हो रही थी, बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही थी। अब इसके होने से क्या हुआ कि जो भी एप्लीकेशन थे, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन थी, अब इसके ऊपर बिल्ड होने लगी, क्योंकि अब ब्राउजर हैंडल कर पा रहा था ये फास्ट, क्योंकि काम कर रही थी जावास्क्रिप्ट। तो ये काम हुआ। लेकिन एक और चीज हुई, एक क्रेजी थॉट आया, किसी को आया, अब ये बताना आप किसको आया मुझे नहीं पता, किसी को तो एक क्रेजी थॉट आया 2009 में। 2008 में आया था V8 इंजन, 2009 में किसी को क्रेजी थॉट आया कि अगर V8 इंजन चल ही रहा है ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्यों ना V8 इंजन को बाहर निकाल के ले आया जाए ब्राउजर से, और उसको बाहर भी एग्जीक्यूट कराया जाए जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर तक ही क्यों सीमित रहे? इफ V8 कैन रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर, तो उसको बाहर क्यों ना लेके आया जाए? तो इसके साथ 2009 पे आया Node.js। Node.js ने ये काम करके दिया। Node.js ने V8 इंजन निकाला, जावास्क्रिप्ट का उसको बाहर निकाला, और अब उसने जावास्क्रिप्ट को एक एबिलिटी दे दी कि अब आप बाहर जावास्क्रिप्ट अब जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है ब्राउजर के बाहर भी। तो इससे अभी सर्वर साइड जो लैंग्वेज होती है इसको भी सपोर्ट करने लगी। अभी अब आपने जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस लिख रहे थे ब्राउजर पे वो तो लिख ही रहे थे, बट अब आप जो बैक एंड अपना जो सर्वर आपको लिखना था, अब आप वो भी एज ए जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते थे। तो अब जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड तक सीमित नहीं रही, अब जावास्क्रिप्ट बाहर निकल गई थी ब्राउजर के। तो अब आप उसमें बैक एंड, सर्वर, नेटवर्किंग, फाइल्स, एपीआई ये सब लिख सकते थे। पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन आप एक ही लैंग्वेज के थ्रू बना सकते थे, डेट इज जावास्क्रिप्ट। ये फायदा हुआ V8 इंजन के आने से। और आप देखो बहुत बड़ा एक शिफ्ट, बहुत बड़ा एक जो पेस था जावास्क्रिप्ट को, वो V8 इंजन के आने से मिला, जब Node.js ने भी काम करना स्टार्ट किया, V8 इंजन से बाहर निकाल के लाया JS को। फिर जावास्क्रिप्ट का एक पूरा इकोसिस्टम अगर आप देखो तो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था, बट अभी भी एक प्रॉब्लम थी। उस इकोसिस्टम में ना बहुत सारी चीजें लगती हैं, इकोसिस्टम बहुत सारी चीजें लगती हैं। मतलब अगर आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो आपको इतनी सारी चीजें चाहिए। आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए, आपको डेटाबेस कनेक्शन के लिए कुछ चाहिए, आपको पेमेंट अपना लिखना है तो आपको हर चीज, आप देखो राउटर आपको चाहिए, डेटा लाइब्रेरी चाहिए, यूआई कंपोनेंट चाहिए। ये सब के लिए आपको हर चीज स्क्रैच से लिखनी पड़ रही थी, जो कि पेनफुल था डेवलपर्स के लिए। पर 2010 में एक और चीज हुई। 2010 में आया NPM, नोड पैकेज मैनेजर। इसने क्या किया ना, ये नोड इकोसिस्टम का पार्ट बन गया आपके, ये नोड इकोसिस्टम का पार्ट बन गया। तो इसके आने से क्या हुआ, अब जो ये जो पेनफुल चीज थी डेवलपर्स के लिए, वो काम आसान हो गया। अब आपको दूसरे डेवलपर्स का कोड डायरेक्टली एक क्लिक में आप इंस्टॉल, एक कमांड में इंस्टॉल कर सकते थे NPM के थ्रू। तो आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से नहीं लिखना है, आपका डेटाबेस का कनेक्शन, आपका ऑथेंटिकेशन सर्विस, ये सब आपको प्री बिल्ड मिल रही थी NPM के थ्रू, नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। ये एक कमांड में आपको शिप कर दे रहा था पूरा कोड। तो ये भी हो गया। तो आप देखो कम्युनिटी कितनी ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बिल्ड हो रही थी। आप देखो जावास्क्रिप्ट की, किसी का भी आप कोड एक कमांड में अब ले सकते थे। तो देखो जावास्क्रिप्ट का जो इकोसिस्टम था वो पूरा लैंग्वेज से शिफ्ट होकर इकोसिस्टम में बिल्ड हो गया। मतलब जावास्क्रिप्ट एज ए लैंग्वेज तो थी ही, बट पूरा एक इकोसिस्टम उसके अराउंड बिल्ड होने लगा। अब जावास्क्रिप्ट का जब इकोसिस्टम बड़ा होने लगा तो लोग अब पूरे के पूरे वेब मार्केट में जावास्क्रिप्ट का बोलबाला आ गया। बट अब एक और चीज थी, अब डेवलपर्स ने सोचा जब हम इतना कर ही रहे हैं वेब के टर्म्स में, वेब में, तो क्यों ना मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी एंट्री ली जाए। अभी तक क्या हो रहा था मोबाइल एप्लीकेशंस में, अगर आपको iOS की एप्लीकेशन लिखनी है तो आप यूज कर रहे थे लैंग्वेज का स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव सी। अगर आप कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिखना है तो आप जावा या कॉटलिन में लिख रहे थे। तो ये पेनफुल था, अगेन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप अभी भी नहीं बन पा रहे थे। तो एक और चीज हुई, डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट टूल्स वाला जो सिस्टम था इसको हटाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट क्योंकि डेवलपर्स में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, तो क्या किया गया 2015 में फेसबुक ने किया ओपन सोर्स कर दिया अपने एक फ्रेमवर्क को, डेट इज रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव को इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। रिएक्ट नेटिव पूरा जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम का फ्रेमवर्क है। इसमें आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस लिख सकते थे मोबाइल एप्स के लिए, जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों को ही सपोर्ट करते थे। तो आप देखो अब ब्राउजर और सर्वर के अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते थे। गुड गोइंग, सब सही चल रहा था। अभी भी सब बढ़िया चल रहा है। अब क्या हुआ ना, अब लोगों ने सोचा कि अब हम वेब पे भी हैं, अब हम मोबाइल पे भी हैं, तो क्यों ना डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे भी एंट्री ली जाए। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे एंट्री ली जाए, तो एक जो फ्रेमवर्क इनका आया वो आया इलेक्ट्रॉन। डेवलपर्स ने इस पे काम करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन को लॉन्च किया। इसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी लिख सकते थे, डिस्कॉर्ड या बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बिल्ड है।
VS कोड आपका पूरा का पूरा इस पे बिल्ड है, फिग्मा पूरा का पूरा इस पे ही बिल्ड है, आर्किटेक्चर जो फिग्मा का है ये पूरा का पूरा इस पे ही बिल्ड है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये डेस्कटॉप एप्स है। तो मैंने बताया आपको, आपने देखा कैसे इतनी ज्यादा मोबाइल एप्स, वेब एप्स एंड डेस्कटॉप एप्स, ये सब के सब फेमस हो गई जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम में, और कैसे इवॉल्व हुई। पर मेजर जो अभी भी सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का, वो करते हैं वेब के वर्ल्ड में। तो वेब का जो वर्ल्ड है उसमें मैं थोड़ा और आपको डेप्थ में बताना चाहता हूँ कि जो वेब वाले इकोसिस्टम है और कैसे वो इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ। तो आप देखो, जेएस तो थी, कोर जेएस पे काम चल रहा था, पर जब फेसबुक ने या मेटा ने अपना रिएक्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आपने नेव बार, आपने ना कोड को कंपोनेंट्स के थ्रू देखना स्टार्ट कर दिया, पूरे जो कोड ब्लॉक्स हैं, बटन, नेव बार, कार्ड, साइड बार, ये सब एज ए आपने इसको रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखना स्टार्ट कर दिया इन सब कंपोनेंट्स को। तो रिएक्ट का जो इकोसिस्टम था, इसके जो हुक्स थे और कैसे ये इसकी डिफिंग एल्गोरिदम थी, बहुत सारी जो चीजें आई ये पूरी रिएक्ट ने हमें दी। जो पूरा पॉपुलर हुआ जावास्क्रिप्ट का और ज्यादा जो वेब में, ये पूरा रिएक्ट ने किया। रिएक्ट ने अपना काम कर दिया, बट एक कंपनी और आई 2016 में, उसने और भी ज्यादा इसको फास्ट पेस शिप लैंग्वेज बना दी, शिपिंग लैंग्वेज। वो था वर्सल। वर्सल आया और उसने 2016 में अपना एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, आपको पता होगा, या था या है अभी भी, जो इसमें आप बैक एंड फ्रंट एंड एक साथ ही लिख सकते हो। सर्वर साइड और फ्रंट एंड जो आप लिख रहे थे रिएक्ट के ऊपर ही पूरा फ्रेमवर्क बना है। तो 2016 में ये वर्सल लेके आया और इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी गई। सर्वर साइड रेंडरिंग जो अभी तक नहीं हो रही थी, अब सर्वर पे आप अपना रेंडर कर सकते थे पूरी की पूरी एप्लीकेशन को, या HTML JS जो भी आप करते हो, रेंडरिंग आप सर्वर साइड कर सकते थे। फाइल बेस्ड राउटिंग आएगी, इसका जो फ्रेमवर्क है उसमें फाइल बेस्ड राउटिंग ये सपोर्ट करता है। आप जो भी एक न्यू पाथ बनाते हो, जो भी न्यू फाइल का नाम रखते हो, एक पाथ बन जाता है, जो भी फोल्डर का नाम रखते हो। API राउट्स आप बनाने लगे, परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होने लगा, क्योंकि एज कनेक्शन आपको मिलने लगा। बहुत सारी जो भी इंटरनल्स थे वो आपको नेक्स्ट जेएस ने दिए। तो नेक्स्ट जेएस का ही बहुत बड़ा एक हाथ था, जिसके कारण जो ये अब 2016 के बाद जो जेएस इकोसिस्टम इतना ज्यादा तो फेमस हुआ है। तो देखो, आपने पूरा का पूरा जो वेब वाला है, फ्रंट एंड में रिएक्ट, फुल स्टैक के लिए नेक्स्ट जेएस, बैक एंड के लिए नोड जेएस, इकोसिस्टम पूरा NPM ने बिल्ड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा एक कनेक्टेड सा इकोसिस्टम बन गया वेब के लिए। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। सो आपने देखा कि कैसे इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी ली जावास्क्रिप्ट ने। अब वर्सल ने एक और काम आपके लिए ईज कर दिया। वर्सल आया तो इसने एक और काम, आपका डिप्लॉयमेंट का काम इजी कर दिया। कि फुल स्टैक एप्लीकेशन जो आप नेक्स्ट में बना रहे थे, या वन क्लिक, सिंगल क्लिक में डिप्लॉय कर सकते थे। पुश करो कोड और सीधा ही वो आपका डिप्लॉय हो रहा था। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क तक आपका पूरा का पूरा कोड शिप हो रहा था और वहां से आपको मिल रहा था। बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, स्केलिंग, ये सब बहुत ईजी हो गया जब वर्सल आया, और पूरा जेएस इकोसिस्टम बहुत आसान कर दिया। सिंगल क्लिक डिप्लॉयमेंट आपको मिल गई, फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन आप एक साथ लिख रहे थे। और इसके पहले भी आपने देखा ही कैसे पूरी डेवलपर कम्युनिटी आ गई और उसने पूरा डेस्कटॉप एप्स, मोबाइल एप्स, हर जगह पे जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आई गेस आपको समझ में आएगा कि आप जितने भी जो ये ट्यूटोरियल्स देखते हो मर्न रिलेटेड और ये सब, ये क्यों देख रहे हो, क्योंकि कैसे इकोसिस्टम पूरा इवॉल्व हुआ जेएस का। ये ऐसे अंडर द हुड डायरेक्टली नहीं आया या एकदम से नहीं आया, इसके लिए टाइम लगा। बट कैसे धीरे धीरे इवेंचुअली चीजें हुई, जब V8 इंजन आया और उसने भी, NPM ने बहुत हेल्प किया। फिर नोड जेएस लेके आया V8 के साथ, तो उसने निकाल लिया ब्राउजर से V8 इंजन और सर्वर साइड आपको एक लैंग्वेज दी। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा पूरा जेएस का इकोसिस्टम। थैंक यू वेरी मच।